Good morning, all of you. Today is our lecture number 1 of differential calculus. Differential calculus is the part of calculus. Is that clear? Differential calculus क्या है? पार्ट है कैलकुलस का. अब कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस इट इज ऑल अबाउट द चेंज, कि हाउ मच चेंज दे आर अकरिंग. ठीक है, मीन्स कितना चेंज हमारे किस क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है. इट इज कॉल्ड द कैलकुलस. कैलकुलस जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे आप देख रहे होंगे. इट इज डिफाइंड इन टू पार्ट, divided in two parts. First part is differential calculus and second is integral calculus. Is that clear? जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होगा हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होगा हमारा इंटीग्रल कैलकुलस. अभी जो हमारा चैप्टर मीन्स हम जो टॉपिक या चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस. अब कैलकुलस मैंने बता दिया क्या होता है. इट इज ऑल अबाउट द चेंज. इट इज ऑल अबाउट द चेंज. अबाउट द चेंज किसमें? चेंज इन एनी क्वांटिटी. किसी भी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए या कैलकुलेशन कह लीजिए, कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कैलकुलस. ठीक है, कैलकुलस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन सा फर्स्ट पार्ट है? डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड इज इंटीग्रल कैलकुलस. दोनों अलग अलग टॉपिक होंगे हमारे पास. ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इनको. डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है? ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसको अगर मैं जनरल मीनिंग में कहूं, अगर मैं किसी क्वांटिटी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है, या स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके उस क्वांटिटी में इस क्वांटिटी का अगर मैं चेंज मेजर करूं. ठीक है, क्या कहा मैंने? अगर मैं किसी क्वांटिटी को बहुत छोटे छोटे पीसों में डिवाइड करके उसका चेंज अकर करूं, चेंज फाइंड करूं, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कैलकुलस. ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी है मान लीजिए, उसको मैं स्मॉल पार्ट्स मतलब 4-5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं और फिर उसकी मतलब जो है उसमें जो चेंज हो रहा है वो मेजर करूं, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कैलकुलस. उसी तरह जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है दैट इज अबाउट द, अगर जैसे किन्हीं पीसीस को मैं ज्वाइन करके, मीन ज्वाइन स्मॉल पीस को अगर मैं ज्वाइन करके एक क्वांटिटी बना दूं, ठीक है, मिलाकर एक क्वांटिटी बना दूं और उसको तब मैं उसका चेंज मेजर करूं. ठीक है, मीन दोनों अलग अलग हैं. देखिए इसमें क्या है, किसी क्वांटिटी को मैंने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसमें जो चेंज मेजर आ रहा है उसी क्वांटिटी में जब डिवाइड करके अलग अलग 4-5 पार्ट बन गए, उसमें जो चेंज मैं मेजर करूंगा, ठीक है, या फाइंड करूंगा, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कैलकुलस. ठीक है, और इंटीग्रल कैलकुलस क्या होगा? किन्हीं 4-5 पीसों को अगर मैं ज्वाइन करके कोई क्वांटिटी बनाता हूं और उसमें जो चेंज आएगा, ठीक है, वहां से जो मैं चेंज मेजर करूंगा, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल कैलकुलस. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस. अब इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज डिफरेंशियल कैलकुलस को क्या बोल सकता हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी या क्वांटिटी कह लीजिए. रेट फाइंड करना कि उसका जो चेंज हो रहा है उसमें रेट मतलब क्या होता है? जैसे हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी क्या होता है? टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आपने पढ़ा भी होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt. ठीक है, मींस x आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो x आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस टाइम रेट. ठीक है, जो चेंज आपका हो रहा है मतलब जो इंडिपेंडेंट है दैट इज योर टाइम, और जो डिपेंडेंट है मीन जो आपका x डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे. कैसे? मान लीजिए t0 पे डिस्प्लेसमेंट कुछ थी समथिंग, t1 पे डिस्प्लेसमेंट उससे अलग आ गई. ठीक है, चलो यहां मान लेते हैं t0 पे 5 है x, ठीक है, t1 पे 10 है. उसी तरह t2 पे कितना है? x इक्वल टू 15 हो जाता है. फिर t इक्वल टू 3 पे मान लीजिए हमारा x कितना आ गया? 10 आ गया दोबारा. मीन्स हर टाइम के इंटरवल में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपकी चेंज हो रही है. ठीक है, 5, 10, 15 आगे आपकी क्या बन रही है? 20 हो रहा है t थर्ड पे. इसी तरह क्या कहते हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. ये आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में. अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस. ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने आपको क्या बताया? इट इज द पार्ट ऑफ द कैलकुलस. फर्स्टली ये थिंग, कैलकुलस क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट द चेंज. ठीक है, कैलकुलेट द चेंज. हम किसी भी क्वांटिटी में अगर कोई चेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैलकुलस. अब डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? अगर मैं किसी क्वांटिटी को स्मॉल 4-5 पीसेस में डिवाइड करके फिर उनका चेंज मेजर करता हूं, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कैलकुलस. और उसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस भी एक पार्ट होता है कैलकुलस का ही. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर होगा
उसमें क्या करते हैं हम 4-5 स्मॉल पीसेस को ज्वाइन करके एक क्वांटिटी बना के फिर उसमें जो चेंज आ रहा है वो मेजर करें, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये दोनों चीजें, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मींस, फॉर एग्जांपल लिया मैंने वेलोसिटी, क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस dx अपॉन dt, यही होता है वेलोसिटी। अब dx अपॉन dt मींस आपका जब टाइम t0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5, t1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 10, t2 है तो x कितना आया आपका डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15। मतलब हर टाइम के इंटरवल चेंज पे, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमारी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट इज कॉल्ड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज नोन एज द वेलोसिटी। तो उसी की चीज में क्या है डेफिनेशन आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्या कहेंगे हम, डिफरेंशियल कैलकुलस। इज दैट क्लियर? ओके नाउ, ये तो था आपको मैंने कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस समझाया। अब इन्हीं की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, प्लीज उनको नोट करिए। ठीक है, जितना भी इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन में डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बस बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखा, कैलकुलस हमारी क्या है। देखिए मैंने कैलकुलस की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको। कैलकुलस क्या है हमारे पास, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, it is a branch of mathematics that deals with the continuously change of any quantity, continuously change of any quantity, any quantity। ठीक है, मीन्स क्या है, कैलकुलस में हम यही पढ़ते हैं कि ये जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में, ठीक है, उसी के बारे में हमारी कैलकुलस की स्टडी होती है। कैलकुलेटिंग मैंने आपको बताया, इट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेटिंग द चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब दूसरी आपकी डेफिनेशन है, पहले तो कैलकुलस जो हमारा था, डिस्कवर्ड कह लीजिए, ठीक है जी, डिस्कवर्ड कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए। ठीक है, देयर आर 2 पर्सन जो इनके फाउंडर है, एक है हमारे सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, एंड सेकंड इज वन गॉटफ्राइड लेबनाइज, एंड सेकंड इज वन गॉटफ्राइड लेबनाइज। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों हमारे क्या हैं, फाउंडर हैं कैलकुलस के। अब कैलकुलस हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में चैप्टर स्टार्ट है ये हमारा। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में देखेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या था, क्या बताया मैंने आपको, जनरल में तो बताया था कि एक क्वांटिटी को अगर हम 4-5 पीसेस में डिवाइड करके फिर उसका रेट ऑफ चेंज या जो चेंज उसमें अक्कर हो रहा है वो मेजर करें, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लिखेंगे, it is the subfield of calculus, it is the subfield of calculus that studies the rate of change या रेट एट विच द क्वांटिटी चेंज। ठीक है, द रेट एट विच द क्वांटिटी चेंज। ठीक है, क्वांटिटी किस हिसाब से, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी वो किस हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है, कि किस टाइम पे कितना है, किसी जिसके हिसाब से उसका रेट होगा। ठीक है, रेट कहने का मतलब टाइम रेट हो गया, तो डी अपॉन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। अगर विद रिस्पेक्ट टू एनी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी आ सकती है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, इट इज द सबफील्ड ऑफ कैलकुलस, सबफील्ड है कैलकुलस की या पार्ट है कैलकुलस का, दैट स्टडीज द रेट
एट विच द क्वांटिटीज चेंज। ठीक है, अब इसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, दैट इज योर वेलोसिटी। एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही बोलते हैं वेलोसिटी को, dx/dt। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी। तो मीन्स आपका जो टाइम डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स, देन इट इज कॉल्ड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, ये तो थी हमारी डेफिनेशन कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस की। इससे अब डिफरेंशियल कैलकुलस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, तो मैं इसके यूजेस भी आपको बताता हूँ कैसे कैसे मतलब इसके यूज होते हैं, या रियल लाइफ में हमारे क्या यूज हो सकते हैं। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी। अब देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस की जो एप्लीकेशंस हैं या यूजेस हैं वो हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस इज यूज टू फाइंड या कैलकुलेट। ठीक है, इज यूज टू फाइंड, फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टू यूज टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, क्या बताया मैंने, इट इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैक्सिमा मीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, पहला ये हो गया। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, कि कब कौन सा फंक्शन किस इंटरवल में, ठीक है, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट इज यूज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्मॉल चेंज। जो भी इसमें स्मॉल चेंज, किसी भी एनी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी अगर स्मॉल चेंज होता है, ठीक है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? क्या कहा मैंने? पहला बताया मैंने आपको कि हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्लस सेकंड वन था हमारे पास कोई भी फंक्शन कहाँ पे किस इंटरवल पे इंक्रीज है, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। और थर्ड वन क्या था, किसी भी फंक्शन में अगर कोई भी छोटा सा चेंज होता है, ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू कह लीजिए या डिपेंडेंट पे कह लीजिए, तो उसकी जितनी भी चेंज होगा उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इसके द्वारा मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस के यूज से फाइंड कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज, अब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं दैट इज योर रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू कैलकुलेट, ठीक है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना, उसके लिए भी हम डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन कैलकुलस का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, किसी भी बिजनेस में बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, मीन्स अगर किसी भी प्रॉफिट बिजनेस में कोई प्रॉफिट और लॉस चेक करना है बाय यूजिंग ग्राफ, तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। एंड द सेकंड वन इज, सॉरी फिफ्थ वन इज, इट इज यूज टू कैलकुलेट द, it is used to calculate the rate of change of temperature। किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जितना भी आपका टेम्परेचर में अप एंड डाउन होता है उसको मेजर करने के लिए, उसका रेट मेजर करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। इज दैट क्लियर? मे बी आई थिंक इट इज इनफ फॉर यू।
ठीक है, तो ये यूजेस होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, प्लीज नोट डाउन करिए। ठीक है, तो पहला यूज क्या बताया मैंने, इट इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ एनी फंक्शन, दैट इज सेकंड वन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्मॉल चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। फोर्थ वन इज कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस इन एनी बिजनेस, ठीक है, बाय यूजिंग ग्राफ। एंड इट इज यूज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, तो ये आपके रियल लाइफ यूजेस हैं। देखिए, एक जो हमारा जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी डेरिवेशन में हमारा ये यूज हो जाता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द चेंज। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमारी फिजिक्स में भी यूज होती है। ओके, आफ्टर दैट चलिए अब स्मॉल डेफिनेशन जो भी हमारी इस टॉपिक में यूज होगी वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट वन जो हमारा डेफिनेशन कर रहे हैं फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है? ठीक है, व्हेन y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डायरेक्टली, मतलब ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ऐसी कोई चीज दे रखी है। ठीक है, तो y क्या है? y इज द फंक्शन इन x, मीन्स y इज इक्वल टू, जो हम फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रिलेशन, इट इज डिफाइंड एज द रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या है, y और x आपस में क्या है, एक से इंटरलेटेड है बाय रिलेशन। रिलेशन क्या है? देखिए ये चेंज होती है वैल्यू, कभी फंक्शन आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होगा, कभी फंक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी फंक्शन ये भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी फंक्शन ये भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन जो क्वांटिटी है, डिपेंड करेगा क्वांटिटी पे कि कौन सा रिलेशन आपका फंक्शन का बन रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रिलेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज टू द सेट ऑफ आउटपुट, टू द सेट ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, इन विच ईच आउटपुट, सॉरी, इन विच ईच आउटपुट is related to या associated with, in which each output is, sorry, input is, I'm sorry, in which each input is associated with its output। ठीक है, अब ये इनपुट आउटपुट क्या है? देखिए फंक्शन मैंने कहा आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, जनरल फॉर्म ये होगी, अंदर आपकी ये जो x की वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, टर्म्स मतलब इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये रिलेशन है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो x वाली वैल्यूज है डेट आर कॉल्ड द, मीन जो x है वेरिएबल वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसकी मैं वैल्यू इंडिपेंडेंटली पुट कर सकूं, मतलब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, फिर x इक्वल टू 1, बट द वैल्यू ऑफ y, जैसे मैं x 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, x को मैंने क्या कहा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट जो y की वैल्यू आ रही है वो डिपेंड किस पे कर रही है? x की वैल्यू पे। इट मींस y क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो y हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट। ठीक है, y किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑन द वैल्यू ऑफ x पे, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बट x की वैल्यू क्या है? हम इंडिपेंडेंटली पुट कर रहे हैं, मीन पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2, सॉरी -2 आ रहा है। उसी तरह जब x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y हमारा 0 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज पे, डिफरेंट x की वैल्यूज पे क्या होगा? हमारे y की वैल्यू डिफरेंट आती रहेगी। अब ये जो x की वैल्यूज है दैट आर कॉल्ड द इनपुट्स या सेट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज में कवर होंगी दैट आर कॉल्ड द सेट ऑफ इनपुट, और जो y की वैल्यू आएंगी दैट आर कॉल्ड द आउटपुट। तो डेफिनेशन क्या कह रही है फंक्शन की? इट इज डिफाइंड एज अ रिलेशन। ठीक है, ये जो फंक्शन होगा एक रिलेशन होगा जो कि फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यू से लेकर टू द सेट ऑफ आउटपुट तक होगा, इन विच ईच इनपुट, मतलब हर इनपुट की जो वैल्यू होगी या हर आउटपुट की वैल्यू होगी
वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी। जैसे x इक्वल टू 0 किसके साथ कनेक्टेड है, y इक्वल -2 के साथ। x इक्वल टू 1 किसके साथ कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड टू y इक्वल टू 0। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रिलेशन इन विच या फ्रॉम द सेट ऑफ इनपुट टू द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज तक। ठीक है, सेट ऑफ इनपुट से लेकर जितने भी सेट ऑफ बनेगा आउटपुट वैल्यूज का, वहां से लेकर वहां तक, और हर इनपुट की वैल्यू या हर आउटपुट की वैल्यू एसोसिएटेड होगी आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब इनपुट वाली वैल्यू आउटपुट के साथ रिलेट करेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, अब इसी में मैं आपको ये मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगा व्हाट इज फंक्शन या व्हाट इज आगे जो डेफिनेशन कर रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एग्जांपल इनके साथ देता रहूंगा। तो फंक्शन मैंने आपको बता दिया क्या है, ये एक रिलेशन है, कहां से लेकर, सेट ऑफ इनपुट से लेकर सेट ऑफ आउटपुट तक। इज दैट क्लियर? चलिए, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ने से पहले, यानी कि डेफिनेशन तो हमने कर ली है, इसके बारे में होल पढ़ने से पहले ये डेफिनेशन आपके लिए क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, फंक्शन हो गया। अब इसी तरह आता है डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज। अब डोमेन क्या होता है, याद रखिए मैंने क्या किया था, अभी एक फंक्शन था आपके पास, ये वाला, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यही था फंक्शन। मैंने जब x इक्वल टू 0 पुट करा तो y इक्वल टू क्या आ गया, -2। जब मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, दैट इज 0। ठीक है, जब मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो मेरे पास बनता है 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 4। ठीक है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता हूं y की वैल्यू अपने आप चेंज होती आ रही है। क्लियर? मतलब जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है ऑन द x, और x क्या है, एक इंडिपेंडेंट, मींस मैं उसमें वैल्यू जो पुट कर रहा हूं दैट इज फ्रॉम माय साइड या इंडिपेंडेंटली प्रूव कर रहा हूं। अब ये जो आपकी इनपुट वैल्यूज होगी, यही है ना इनपुट, यही पुट करूंगा इस फंक्शन में। ठीक है, जो ये आपकी इनपुट वैल्यू होगी दैट आर कॉल्ड द डोमेन्स। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, जो मैं इंडिपेंडेंटली प्रूव कर पुट कर रहा हूं। ठीक है, इनपुट वैल्यूज को क्या बोलूंगा, डोमेन, और जो आउटपुट आएंगी मतलब सेट ऑफ आउटपुट्स होंगी दैट इज कॉल्ड द रेंज। इज दैट क्लियर? मींस सेट ऑफ इनपुट क्या होगा, डोमेन, एंड सेट ऑफ आउटपुट्स क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। इज दैट क्लियर? इजी डेफिनेशन, मतलब इजी लैंग्वेज में याद रखिए कि जो मैं इनपुट कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द, उनका जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड द डोमेन, और रेंज क्या होगा, जो हमारी आउटपुट वैल्यूज आएंगी दैट आर कॉल्ड द डोमेन्स, सॉरी रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ अ फंक्शन। और ये याद रखना, ये डोमेन ऑफ अ फंक्शन होगा, मीन्स होल जो पूछा जाता है किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये होगी रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कई क्वेश्चन कहीं आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन या व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो वहां आपने ऐसे याद रखना है, इनपुट को हम कहेंगे डोमेन और आउटपुट को कहेंगे रेंज। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब द नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी आएगी, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। अब नॉर्मल लैंग्वेज में इंक्रीमेंट क्या होता है, किसी भी चीज में कुछ इंक्रीज होना। क्लियर? उसी तरह डेफिनेशन क्या आपके पास, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल changes from one value to other, changes from one value to another। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x। अगर मैं x की वैल्यू में किसी में उसको चेंज करता हूं, देन द डिफरेंस ऑब्टेन्ड, जो दोनों वैल्यू में डिफरेंस होगा, पहली वैल्यू में और लास्ट की वैल्यू में, देन द डिफरेंस ऑब्टेन
इन द इनिशियल वैल्यू या फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू इज नोन एज इंक्रीमेंट। क्या बोलेंगे उसको? इंक्रीमेंट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। क्या कहा मैंने? अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू मान लीजिए पुट करी थी 5, ठीक है, अगर मैं इसमें चेंज करूं, ठीक है, चेंज मतलब मान लीजिए मैंने इसमें अगली वैल्यू जो लिखी वो लिखी 5.05, ठीक है, मतलब एक इंटरवल पे ये है एक्स की वैल्यू और एक इंटरवल पे ये है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 के बाद मैंने क्या पुट करा? 5.05। तो इसमें इन्होंने कहा जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर, देन द डिफरेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू, ठीक है, मींस ये इनिशियल वैल्यू होगी हमारी और ये क्या होगी? फाइनल। तो हमारा जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा हमारे पास इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू में से जब मैं इनिशियल माइनस कर दूंगा तो जो मेरे पास आएगा दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट। तो देख लीजिए यहां मैं क्या बताया आपको, इंक्रीमेंट क्या होगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट। और जो कि मेरे पास एज एग्जांपल जो मैंने पुट करा था वो कितना आया? 5.05 इज इक्वल टू 5.05 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। फाइनल वैल्यू में से जब मैं इनिशियल माइनस करूंगा जो बचेगा दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट। और ठीक है, वैसे तो मैंने यहां बताया, बट जो चेंज होता है, जैसे कोई भी चेंज आया, आपकी इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर एक्स की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? डेल्टा एक्स से। उसी तरह अगर वाई की वैल्यू में कोई चेंज आता है, कोई भी स्मॉल इंक्रीमेंट आता है, तो उसको मैं डिनोट करता हूं डेल्टा वाई से। क्लियर? कभी भी कोई स्मॉल चेंज हम कर रहे हैं दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। अब वो एक्स में चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स, अगर वाई में चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा वाई। क्लियर? अब मान लीजिए अगर एक्स 5 है या 6 है और वाई डेल्टा एक्स आपका मान लीजिए कितना है? 0.05 है, ठीक है। तो x प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा? मतलब जो फाइनल वैल्यू होगी, यहां मैं उल्टा करवा रहा हूं, 6.05। कितनी होगी? 6.05, ठीक है। मीन्स दैट इज द इंक्रीमेंट, ठीक है, दैट इज द स्मॉल चेंज कह लीजिए या इंक्रीमेंट कह लीजिए, ठीक है। और जब मैं फाइनल वैल्यू जो होगी, ये इनिशियल थी, इनिशियल में जब मैंने इंक्रीमेंट ऐड करा तो वो क्या बन गया आपके पास? फाइनल वैल्यू, ठीक है। और इस तरह मैं रिप्रेजेंट करता हूं फाइनल वैल्यू को, x प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर? तो याद रखिए इंक्रीमेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा? बाय यूजिंग डेल्टा, ठीक है। और इंक्रीमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू अगर मैं करता हूं तो मेरे पास इंक्रीमेंट आता है। इंक्रीमेंट मींस स्मॉल चेंज विच इज नोटेड बाय डेल्टा। इफ दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास इंक्रीमेंट। ओके, नाउ अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास ठीक है जी। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज द क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस। क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस, ध्यान समझिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस क्या होता है? इफ x changes to x प्लस डेल्टा x, ठीक है, अगर x चेंज हो रहा है x प्लस डेल्टा x के, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस चेंज, y changes to y प्लस डेल्टा y। क्लियर? अब मैं आपको एक लाइन समझाता हूं। जब x की वैल्यू 0 थी तब y आ रहा था -2, उस वाले एग्जांपल में। और जब y की वैल्यू x की वैल्यू 1 थी तो y आ रहा था हमारे पास 0। मतलब अगर x चेंज होता है किसी भी वैल्यू में, ठीक है, अगर x चेंज होता है x प्लस डेल्टा x में, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? y भी चेंज होगा। इफ दैट क्लियर? देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x
इज इक्वल टू क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है जी। तो जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा वो क्या होगा, क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ऊपर आएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? क्या बोला मैंने, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई और चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। अब चेंज कैसे निकलता है, चेंज मैंने आपको बताया, जो भी आपका चेंज मीन्स इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे निकलेगा, एक्स वाली में एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, वो आ जाएगा डेल्टा एक्स। उसी तरह वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू वो आ जाएगा डेल्टा वाई। ठीक है, ऊपर वैल्यू डालनी है अपनी चेंज ऑफ वाई की और नीचे डालनी है वैल्यू ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। मीन्स ये आ गया था आपका डेल्टा वाई और ये आ गया आपका डेल्टा एक्स। दैट इज कॉल्ड द क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस। तो क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इफ एक्स चेंजेस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस चेंज वाई चेंज हो रहा है किसमें, वाई प्लस डेल्टा वाई में। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है, क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस क्या होगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ मैंने आपको दोनों चेंज निकाल के दिए हैं, पहले एक्स का फिर वाई का, जो कि हमारा कितना था, डेल्टा एक्स मीन्स इंक्रीमेंट निकाल रहे हैं, चेंज मीन्स इंक्रीमेंट, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। ऊपर वाई आएगा चेंज का और नीचे वैल्यू आएगी चेंज इन एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज द क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। ओके, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोला मैंने, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन, differential coefficient of any function या of a function, ठीक है, is defined as the limit of the लिमिट किसका है, क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस का। अब क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस क्या आया था वहां पर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, उसकी लिमिट लेनी है एज लिमिट जो होगी वो हमारी क्या करेगी, टेंड्स टू जीरो। अब वो जीरो जो होता है किसमें टेंड्स, अब लिमिट्स तो आपने पढ़ी होगी, लिमिट में आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, दैट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस। मतलब लिमिट लेनी है किसकी, LIM से डिनोट करते हैं, लिमिट लेनी है किसी क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस। क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, किसकी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की लिमिट, और उसमें क्या होगा, एट लिमिट टेंड्स टू जीरो। अब लिमिट किसके टेंड्स टू जीरो होगी, डेल्टा एक्स के, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मीन्स लिमिट ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स as limit of delta x approaches to zero, ठीक है, या limit tend to zero, which is known as the differential coefficient। क्या बोलेंगे हम इसको, differential coefficient, और इसको हम डिनोट करते हैं as dy upon dx। Is that clear? This is known as the differential coefficient of y। देखिए रीड कैसे करेंगे ये भी देखिए, differential coefficient of y with respect to x। Is that clear? That is called the dy by dx। और चलो ये तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और dy बाई dx को हम कैसे लिख सकते हैं, एज वी नो डैट, ठीक है, y इक्वल टू fx होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक और चीज में बोल सकते हैं dy बाई dx को, दैट इज नोन एज f डैश x, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है जी, अब सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉल्ड द f डैश x। मीन्स आपका dy बाई dx और f डैश x सेम डिनोशन रहेगी। क्लियर, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्लियर, तो डेफिनेशन क्या बताई मैंने डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द क्वोशंट ऑफ डिफरेंसेस एज लिमिट टेंड्स टू जीरो। इज दैट क्लियर? एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द, चलिए इसके बाद लिखवाता हूं, प्लीज नोट डाउन करिए इसको जल्दी।
ओके, नाउ नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट। The process of finding the डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस लगेगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? डिफरेंशिएशन। यही तो हमें पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव या हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को, वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मीन dy बाई dx फाइंड करने की जो भी प्रोसेस होगी उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। इज दैट क्लियर? और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट करना सीख जाइए, बहुत इजी रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग? x के अकॉर्डिंग। प्लीज नोट डाउन। ओके, नाउ अब इसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशियल, तो अभी हमने क्या करा था? तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी इज नोन एज द डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अब है मेरे पास इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव, ठीक है जी। हाउ टू इंट्रोड्यूस द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव एक्चुअली में होता क्या है? डेरिवेटिव इज नोन एज द स्लोप। इट इज ऑल अबाउट द स्लोप। क्या है? ये एक स्लोप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने +1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने करा था कि स्लोप हम फाइंड करते हैं। स्लोप हमारे पास दो तरीके होते हैं फाइंड करने के, ठीक है। एक स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1, जब दो पॉइंट दे रखे हैं, अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। मान इसको डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इसके कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसके कितने हैं? x1 y1, और ये पॉइंट है। और अगर मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ? इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव या इंट्रोडक्शन टू अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट द स्लोप, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द, मतलब ये सब डेरिवेटिव मीन स्लोप। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप हम दो तरफ फॉर्म करते थे, या 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप फाइंड करते थे। कैसे? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 मीन्स चेंज इन y अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स चेंज इन x, ठीक है। तो ये पॉइंट, मतलब जो P पॉइंट है जो चेंज होके आया, ठीक है, मीन्स PQ अगर मुझे निकालना है, इट मीन्स वो क्या होगा? y2 माइनस y1 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, x2 माइनस x1। अगर स्लोप निकालना है मेरे को PQ का, किसका? अगर PQ का स्लोप निकालना है, मीन्स दैट इज चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x, मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। मतलब मैं स्लोप को क्या लिख सकता हूं? क्या बताया मैंने? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही होगा अकॉर्डिंग टू द स्लोप फॉर्मूला। जो हमारा 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला था किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये था। उसके हिसाब से क्या बनता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जब ये डायग्राम में बना रहा हूं, अब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y को मैं किससे डिनोट करता था डिफरेंशिएशन में? अभी मैंने पहले किससे डिनोट करा था इंक्रीमेंट में? डेल्टा y, सॉरी, चेंज इन y मीन्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। यही था स्लोप हमारा, ठीक है। इसी को लिखता था चेंज, ठीक है। तो क्या बता रहा हूं? इंट्रोडक्शन टू द डेरिवेटिव मीन्स इट इज ऑल अबाउट द स्लोप, ठीक है। स्लोप किसका? लाइन का या टेंजेंट का, ठीक है। किसी भी टेंजेंट का या स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस फॉर्मूले से फाइंड करते थे वो होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब आपके पास दो पॉइंट गिवन है, मैंने उन दोनों पॉइंट्स को डायग्राम में या ग्राफ पे बनाया। एक के कोऑर्डिनेट है आपके x1 और दूसरे के x1, y1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2। मीन स्लोप ऑफ PQ क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मीन्स
स्लोप क्या है, ऊपर चेंज इन वाई, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई, और नीचे क्या है, चेंज इन एक्स। ठीक है, अब चेंज इन वाई मैंने अभी इंक्रीमेंट में आपको डिनोट करा था कि चेंज इन वाई मींस इंक्रीमेंट इन वाई या इंक्रीमेंट इन एक्स। कैसे डिनोट करते हैं हम, वाई वाला डिनोट होता है चेंज किसमें, डेल्टा वाई में, और एक्स वाला डिनोट होता है डेल्टा एक्स में। मीन स्लोप क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो याद रखना डेरिवेटिव मीन स्लोप, और जब हम स्लोप इस तरह भी डिनोट करते हैं स्लोप को, डी वाई अपॉन डी एक्स से। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव से ही डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू अ डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके नाउ, अब इसी तरह मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे पास, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा मेथड, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, वो मतलब एक तरीका है जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, मीन्स आपके पास वैसे क्वेश्चन भी आएंगे कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेल्टा मेथड या फिर बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर डिनोट कर रखा है कि उस मेथड का यूज कीजिए, तब तो आपने वही मेथड आपने फॉलो करना है। ठीक है, अगर यूज नहीं बोल रखा है तो आप कोई भी फॉर्मूला जो हमारे यूज होंगे आगे, उनका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, डेल्टा मेथड। ठीक है, इसको मैंने और क्या बोल सकते हैं हम, फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, तो डेल्टा मेथड सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव किया था वैसे ही स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, पहले डायग्राम बना रहा हूं। ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट है P और यहाँ एक पॉइंट है Q। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x, fx। ठीक है, P पॉइंट के, और Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है, ध्यान दीजिएगा, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां दिख रहा हूं, x प्लस डेल्टा एक्स, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां तो y कोऑर्डिनेट आना चाहिए, तो यहां पे याद रखिए मैं पुट कर रहा हूं, लेट y बी एनी फंक्शन, या लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन ले लिया, मीन जहां जहां y है वहां मैं एफ एक्स डाल सकता हूं। ठीक है, मतलब y कोऑर्डिनेट की जगह क्या आ गया आपका एफ एक्स। अब जो q के कोऑर्डिनेट है उसमें मैंने स्पेशली यहां क्या लिखा है, x प्लस डेल्टा एक्स, मीन जो x में चेंज हुआ। ठीक है, और जो y वाले कोऑर्डिनेट में चेंज मीन एफ ऑफ एक्स वाले में चेंज हुआ, वो बना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। y एक फंक्शन ले दिया आपने। ठीक है, लेट p बी एनी पॉइंट, लेट p बी एनी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, हुज कोऑर्डिनेट इज, हाँ जी, कोऑर्डिनेट क्या है, x, एफ एक्स। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट। उसी तरह q भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इधर मैं आपको बताता हूं, अगर y आपका एफ एक्स है, यहां ध्यान दीजिएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे आया। अगर y आपका एफ ऑफ एक्स है, तो अगर y के साथ मैं डेल्टा y ऐड करता हूं, मतलब कुछ चेंज ऐड किया, नेचुरल है तो कि x में भी कुछ चेंज हुआ होगा तभी y में चेंज हुआ है, क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट, x में चेंज करता हूं तो नेचुरल है y में भी चेंज आएगा आपका। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या किया, एक फंक्शन लिया, लेट y बी एनी फंक्शन दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। उसके बाद एक p पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं, फिर एक q पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं, ज्वाइन कर दिया PQ लाइन को। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y प्लस डेल्टा y किसके बराबर होगा, आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के। ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट कैसे चेंज आया, x की जगह तो मुझे पता है कि x प्लस डेल्टा एक्स में चेंज हुआ, बट एफ ऑफ एक्स कैसे चेंज होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है, डेट इज योर स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स एंड डेट इज योर स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई। अब इसके बाद ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट कर दिया आपने। अब अभी मैंने आपको स्लोप की डेफिनेशन दी थी, मेन यहां से स्टार्ट होगा। स्लोप PQ का क्या बताया था मैंने, चेंज इन y
अपॉन चेंज इन एक्स, यही था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब चेंज इन वाई कैसे हम फाइंड करते थे, इंक्रीमेंट कैसे निकालते थे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल क्या है, ये है वाई वाली, और इनिशियल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है, एफ ऑफ एक्स है। उसी तरह अब एक्स में देखिए, इनिशियल फाइनल क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और इनिशियल क्या है, एक्स है। चेंज इन वाई कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, वाई वाली मीन्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा। उसी तरह चेंज इन एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। क्लियर। अब इसके बाद स्लोप ऑफ पी क्यू है। स्लोप पी क्यू को मैंने कैसे डिफाइन करता, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से। किससे डिफाइन करता, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। नाउ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। एक्स से एक्स कट गया, नीचे वाला, ऊपर वाला तो कट नहीं सकते क्योंकि वो एक फंक्शन में है। इफ दैट क्लियर, क्या बना आपके पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नाउ याद है आपको कि मैंने आपको एक डेफिनेशन कराई थी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, वो क्या कहता था, वैसे तो ये स्लोप है बट ये एक डेफिनेशन हमने कहीं और भी पढ़ी थी, कोशेंट ऑफ डिफरेंसेस में। किसमें, कोशेंट ऑफ डिफरेंसेस में। कोशेंट ऑफ डिफरेंसेस को जब मैं कन्वर्ट करता था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में तो क्या बोलते थे, लिमिट लेनी पड़ती थी। नाउ टेकिंग लिमिट या टेक लिमिट, जब आप लिमिट लेंगे इट मींस लिमिट डेल्टा एक्स भी अप्रोच टू जीरो ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये करेंगे, बहुत साइड लेनी है लिमिट, याद रखिएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इज दैट क्लियर। बहुत साइड मैंने क्या करा, लिमिट पुट कर दी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या किया था, y इक्वल टू एफ एक्स, फिर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, वहां पी पॉइंट के मतलब एक पी पॉइंट माना, एक क्यू पॉइंट माना, दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि y अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो y प्लस डेल्टा y किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के। उसके बाद मैंने स्लोप की डेफिनेशन लिखी, स्लोप की डेफिनेशन, स्लोप पी क्यू का मैंने जैसे डिनोट करता हूँ वो लिख दिया, और यहाँ चेंज इन y की वैल्यू लिखी, और यहाँ नीचे चेंज इन x की लिखी। चेंज इन y और x में, y में तो देखिए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बट x में x और x कैंसिल हो रहे हैं, प्लस के एक्स माइनस के एक्स, मीन जो टोटली हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है वो इक्वल किसके आया, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कोशेंट ऑफ डिफरेंसेस, जो कि यही होती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। जब अगर इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में तो क्या होता था, टेकिंग लिमिट लेनी पड़ती थी किसकी, कोशेंट ऑफ डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, नाउ टेक लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट ऑन बोथ साइड करने पे लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा, दोनों साइड लगा दी लिमिट। अब लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ, यहां से आपके पास एक फर्स्ट प्रिंसिपल डिफाइन हो रहा है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स की, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इसके आ गया लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इज दैट क्लियर, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर हम इसको कहेंगे डेल्टा मेथड। इसको याद रखिए। अब इसी के थ्रू आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, बट याद रखिए व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर आपके पूछा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और होल अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर, ये याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमारे पास क्या है, या दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल या डेल्टा मेथड, ठीक है। जब क्वेश्चन में आपको स्पेशली डिफाइन कर रखा होगा, बता रखा होगा कि आपने इसी का यूज करके सॉल्व करना है, तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। क्लियर, अगर नहीं डिफाइन कर रखा तब आपकी मर्जी है, चाहे आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए या जो हमारे आगे फॉर्मूले हम यूज करेंगे उनसे भी आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ओके नाउ प्लीज नोट डाउन करिए इसको जल्दी। अब इसी के थ्रू आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं जिसमें हम इसका यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगर मेरे पास मान लीजिए एग्जांपल करवा रहा हूं बेटा आपको, अगर y कोई फंक्शन है मेरे पास एक्स क्यूब, ठीक है, y कोई अगर फंक्शन है मेरे पास एक्स क्यूब और मुझे फाइंड करने को बोला जाए dy बाई डी एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, dy बाई डी एक्स निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे करते हैं सॉल्व, देख लीजिएगा। सबसे पहले y इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है वो लिखा। अब y प्लस डेल्टा y क्या होगा, या इसको y को, अच्छा y को क्या मानता था मैं, fx मानता था, यही मानता था ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यों क्या होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आ गई आपके पास। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, जहां जहां एक्स है ना फंक्शन के अंदर वहां एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगा दीजिए, लगा दिया, ठीक है। या ये लिखिए रिप्लेस एक्स बाय एक्स को रिप्लेस करना किससे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। तो जहां जहां एक्स होगा वहां ये लगा दीजिए, दोनों की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा की एक्स की वैल्यू भी आ गई, वो हमने यहाँ पुट करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है आपके पास, अब लिमिट है, याद रखिएगा लिमिट भी हमने पुट करनी सीखनी है इसमें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हाँ जी ये था फंक्शन, इसको लिख दीजिए एक बार ऐसे ही, अपॉन डेल्टा एक्स लिख दिया, यही है ना आपका फंक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल, लिख दिया। आप यहाँ वैल्यू पुट करनी है जो जो आपके पास गिवन है। वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो देखिए क्या वैल्यू बनी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसके बराबर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यूब के, और अपॉन में क्या है डेल्टा एक्स। सॉरी मैंने यहाँ लिमिट नहीं ली है, आप प्लीज लिमिट ले लीजिएगा साथ में। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। क्लियर, इज दैट क्लियर। अब इसके बाद सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले तो देखिए लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, पर यहां क्या लग रहा है आपके पास, डेल्टा ए प्लस बी का होल क्यूब, वो लगा दीजिए फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, उसी के साथ और क्या आ जाता है प्लस 3ab स्क्वायर, अपॉन में क्या है डेल्टा एक्स, ठीक है जी। अब उसी तरह डी वाई बाई डी एक्स क्या बना आपके पास, देखिए एक्स और साथ में क्या है माइनस एक्स क्यूब भी है लास्ट में, बेटा ये लिख देना माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, ये मैं भूल गया था, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब भी है। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब वाली टर्म तो कैंसिल होगी, सेम टर्म अपोजिट साइन, बचा क्या डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। अब ऊपर वाली हर टर्म में डेल्टा एक्स और नीचे एक डेल्टा एक्स ऐसे दे रखा है, ठीक है, हर ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है सबके नीचे, सब टर्म के नीचे अलग अलग लिख दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बना डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बना, यहां लिख रहा हूं बेटा देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा एक्स क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। लिमिट ऐसे नहीं अप्रोच करते हैं आप, लिख दिया आपने। अब जो जो टर्म्स कट के बच रही हैं वो लिख दीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ बचा डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है ऊपर और नीचे एक सिंपल पावर डेल्टा एक्स की मान है तो स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचा सिंपल 3x स्क्वायर और यहाँ बचा 3x इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये वाला डेल्टा एक्स यहाँ इससे कट गया तो स्क्वायर बचा डेल्टा एक्स का, यहाँ डबल पावर थी यहाँ सिंगल है तो सिंगल पावर रिमेन बचेगी, और यहाँ पे सिंगल से सिंगल कैंसिल हो गई तो यहाँ 3x स्क्वायर बचा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स। तो आपके पास क्या बचा देखिए, अब आप लिमिट पुट कर दीजिए,
कि जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां वहां जीरो लग जाएगा, मतलब यहाँ एक जीरो लग गया। जब लिमिट आप पुट करेंगे तो लिमिट हट जाती है। यहाँ कोई डेल्टा एक्स नहीं है तो ऐसे चल पड़ा, यहाँ एक डेल्टा एक्स था तो यहाँ पुट कर दिया, तो आपके पास क्या बचा 3x²। मतलब जो आपके पास लिमिट पुट करने के बाद रिमेनिंग टर्म्स बचेगी दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ क्या फंक्शन था हमारे पास y = x³। तो dy/dx कितना आ गया 3x²। इज दैट क्लियर? तो ये है वे कि कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डिफरेंशिएशन या dy/dx फाइंड करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उसमें भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बाकी है, वो करेंगे हम। थैंक यू।